फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 दो लेक्चर पहले हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर्स, दूसरे लेक्चर में राउंड ऑफ और एक्सपोनेंट नोटेशन का टॉपिक कर चुके हैं। आज तीसरे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मोल। आप ये बात जानते हैं कि आम जिंदगी में चीज़ों को आम तौर पर उनकी जो खरीदो फरोख्त है या तो वो काउंटिंग के लिहाज से होती है या मास के लिहाज से होती है, मेजरमेंट के लिहाज से। एटमों या मॉलिक्यूलों का मसला यह है कि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल हैं, एटम या मॉलिक्यूल। तो उनमें उनकी तादाद को गिनना या उसके मास को मेजर करना यकीनन ये एक मुश्किल अमल है। तो इसके लिए आम तौर पर एक यूनिट बनाया गया जिसे मोल कहा गया। मोल क्या है? क्वांटिटी को जानने का एक यूनिट है। एटमों या मॉलिक्यूलों की क्वांटिटी को जानने या आयनों की क्वांटिटी को जानने का एक यूनिट है। और इसके लिए जो सहारा लिया गया वो उनके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। अगर वो दो या दो से ज्यादा एटम है तो मॉलिक्यूल कहलाता है और उसके मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या आयोनिक मास का सहारा लिया गया। मसलन आप जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU होता है। आप जानते हैं कि वाटर है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 18 AMU। ये एटम है तो एटॉमिक मास, ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो इसके लिए मैंने कहा कि इसके यूनिट के लिए सहारा लिया गया एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास का। अच्छा, इसके लिए क्या किया गया कि इस मास को बजाय AMU में ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें 23 ग्राम या 18 ग्राम, तो इसको तो मेजर किया जा सकता है, आसानी से मेजर किया जा सकता है। या कोई और मॉलिक्यूल है तो उनके मास को, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में ले लें तो फिर तो मेजर किया जा सकता है। मैंने कहा 23 ग्राम सोडियम कहते हैं या 18 ग्राम वाटर कहते हैं या 180 ग्राम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 AMU होता है। या 56 ग्राम आयरन कहते हैं, यानी उसको मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट, वैसे तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का यूनिट AMU होता है, लेकिन अगर उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और उस ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को एक मोल कहा गया। मैंने आपसे कहा सोडियम
का एटॉमिक मास 23 AMU होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU होता है। अगर हमने उसको ग्राम में लिख दिया, अगर हमने उसको ग्राम में लिख दिया तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा, और अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, और उसको एक मोल कहा गया। और एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद कांस्टेंट होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। मैंने कहा अगर वो चीज एटमों की बनी हुई हो तो इतने एटम्स होंगे, अगर वो चीज मॉलिक्यूलों की बनी हुई हो तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा एक एटम का मास मालूम करना तो मुश्किल है, मेजर करना, तो हमने कहा इतने एटमों का मास 23 ग्राम हो। अच्छा, इतने एटमों का मास 23 ग्राम हो तो एक एटम का मास मेजर ना भी कर सकते हो तो कैलकुलेट तो कर सकते हो, यानी इतने मॉलिक्यूलों का मास इतने ग्राम होगा तो एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट तो किया जा सकता है। इस क्वांटिटी को मोल कहा गया। यानी मोल जो है वो किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, और अगर वो चीज आयंस पर मुश्तमिल हो तो ग्राम आयोनिक मास कहलाएगा, और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। यानी इतने पार्टिकल का मास एक मोल कहलाता है। किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम में मास हो, इतने पार्टिकल का, वो मोल कहलाता है। आसान अल्फाज में आप कह लें कि अगर एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे मोल कहते हैं। आपसे मैंने कहा 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल होंगे, 18 ग्राम वाटर में 1 मोल होंगे, 180 ग्राम ग्लूकोज में 1 मोल होंगे, 56 ग्राम आयरन में 1 मोल होंगे, 39 ग्राम पोटाशियम में 1 मोल होंगे, जो भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है। और 1 मोल में पार्टिकल कितने होते हैं? कांस्टेंट। बात कर लो कि मोल क्या होता है। मोल एक यूनिट है, क्वांटिटी को जानने का एक यूनिट है ना। यूं समझ लें कि ये किसी भी सब्सटेंस के 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स का ग्राम में मास होता है। तो एक पार्टिकल का तो मास मालूम करना मुश्किल है ना, मेजर करना, कैलकुलेट तो कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल पानी लेकर आए तो आप 18 ग्राम वाटर ले आएंगे। अगर मैं आपसे कहूं 2 मोल पानी लेकर आए तो 36 ग्राम पानी ले आएंगे। अगर मैं आपसे कहूं 0.5 मोल पानी चाहिए तो 9 ग्राम ले आएंगे। कहा मोल मालूम, मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलर मास क्या होता है? अभी तो बताया। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास किसी भी सब्सटेंस के का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, वो मोल कहलाता है। मसलन मैं आपसे पूछूं कि बताओ 100 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे, तो आप 100 को 18 से डिवाइड कर दें। अगर मैं आपसे कहूं 50 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे, तो 50 को 18 से डिवाइड कर दें, क्योंकि वाटर का जो मोलर मास है वो 18 ग्राम है, 1 मोल का मास। अगर मैं आपसे कहूं बताओ 200 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल होंगे, तो 200 को 180 से डिवाइड कर दें, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास।
अगर आपसे कहें कि बताओ 50 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे, तो 50 को 23 से डिवाइड कर दो, किलो नहीं। किसी भी चीज का जो ग्राम में मास हो उसको उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को जो ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे मोलर मास कहते हैं, उससे डिवाइड करते हैं तो वो मोल कहलाता है। और मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो इतने पार्टिकल्स का 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास होता है ग्राम में। बाद औकात ऐसा, ये तो बिल्कुल इजी है ना कि किसी चीज के मोल मालूम करने हैं तो जो मास दिया उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। और मोलर मास क्या है, मैंने कई दफा कह दिया कि ये ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। एक आध मर्तबा ऐसा भी हुआ है कि मोल दे दिए कि भाई 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना। अब यहाँ 0.2 आ जाएगा और ये मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44, ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस और तो कुछ नहीं हो सकता। मोल ज्यादातर तो मोल मालूम करते हैं या बात मोल देकर मास मालूम कर ले, और मोलर मास तो कांस्टेंट होते हैं तमाम सब्सटेंस के। मेरे ख्याल में बात क्लियर हो जानी चाहिए। मुख्तलिफ सब्सटेंस की अक्सर एमसीक्यूज वगैरह पूछते हैं, क्या 100 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम क्लोरीन, 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 100 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, क्या सब में मोल सेम हो? आपने कहा नहीं, क्योंकि इनके मोलर मास डिफरेंट है, क्योंकि इनके मोलर मास डिफरेंट है। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, मोल के बाद मैंने बात को क्लियर कर दिया कि मोल किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी को जानने का यूनिट है, और ये किसके बराबर होता है, ये उसके ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है या ग्राम आयोनिक मास के। और ये वो मास होता है जो उसके इतने पार्टिकल का मास होता है। जब मैं कह रहा हूँ पार्टिकल, तो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और आयन भी हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब मोल के बाद दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं, वो है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर वो क्या कहते हैं? वो यही चीज है, एवोगैड्रोस नंबर यही चीज है। क्या है ये? कहते हैं कोई भी चीज अगर 1 मोल हो तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद कांस्टेंट होती है। कोई भी चीज अगर 1 मोल हो तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद कांस्टेंट होती है, और उस तादाद को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। यानी 1 मोल सोडियम में उतने ही एटम होंगे जितने 1 मोल पोटेशियम में होंगे, उतने ही 1 मोल मैग्नीशियम में होंगे, उतने ही 1 मोल मैग्नीशियम में होंगे, उतने ही 1 मोल कैल्शियम में होंगे। कोई भी चीज 1 मोल हो तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद, मैंने बार बार कह दिया, पार्टिकल्स का मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, और वो तादाद इतनी होती है, और इस तादाद को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और इसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब हुआ? अगर 1 मोल है तो इतने पार्टिकल होंगे, अगर 2 मोल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करना है तो n को Na से मल्टीप्लाई करना है। n नंबर ऑफ मोल है और ये कांस्टेंट है, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं इसको। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में पार्टिकल्स की तादाद को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, और वो कांस्टेंट होती है, और वो तादाद होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23।
इससे गर्ज नहीं है सब्सटेंस कौन सा है, कोई सा भी हो, 1 मोल में अगर 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो मैंने आपसे कहा पार्टिकल्स, यहाँ अगर वो एटलीस्ट एटमों की बनी हुई है तो एटम्स मॉलिक्यूल की बनी हुई है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये मैंने बताया ये मास है और ये मोलर मास। इसके एमसीक्यूज बहुत मरतबा आए। अब अगर वो कहते हैं कि 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल होंगे, मोल मालूम करना अलग चीज है, मॉलिक्यूल, तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा और यहाँ 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो 100 ग्राम पानी में पानी के कितने मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ से निकालना है। अगर वो चीज एटमों की बनी हुई हो, अगर हम कहते हैं 100 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स 100 डिवाइडेड बाय 23 इनटू ये तादाद 6। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? 100 डिवाइडेड बाय 23 इनटू ये तादाद। बाद औकात ये तादाद दे देते हैं तो मास पूछ लेते हैं, वो भी आपकी समझ बात आ रही है, फ्री जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने आपसे कहा 1 मोल सोडियम हो, 1 मोल पोटाशियम हो, 1 मोल मैग्नीशियम हो, 1 मोल कैल्शियम हो, सब में एटम बराबर होंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम पोटाशियम, 1 ग्राम मैग्नीशियम, 1 ग्राम कैल्शियम, क्या इनमें एटम बराबर होंगे? नहीं, क्योंकि मोल बराबर नहीं है। और मोल बराबर क्यों नहीं? क्योंकि मोलर मास बराबर नहीं है। सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है, कैल्शियम का 40 है, सबके मोलर मास अलग अलग है। अब इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कई हैं बुक में, मोल के और एवोगैड्रो नंबर। एक बार तो दोबारा बोल देता हूँ, एवोगैड्रो नंबर 1 मोल में पार्टिकल्स की तादाद को कहते हैं और वो तादाद कांस्टेंट है इतनी। अगर 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और चीजों के मोल बराबर तो फिर एटम हो या मॉलिक्यूल तादाद सेम होती है। अच्छा, एक इस तरह के सवाल भी नजर आया मुझे बुक में कि अगर 1 मोल सोडियम क्लोराइड है तो उसमें सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स कितने होंगे, सोडियम क्लोराइड के, और इतने ही पार्टिकल सोडियम आयन के होंगे, इतने ही पार्टिकल क्लोराइड आयन के होंगे, इतने ही पार्टिकल्स। अगर 1 मोल सोडियम क्लोराइड, ठीक। अच्छा, एक मिसाल और देखें, अगर 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2 तो इतने पार्टिकल होंगे और इतने ही कैल्शियम आयन भी होंगे, वो भी इतने ही होंगे। लेकिन क्लोराइड आयन कितने होंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, क्योंकि एक CaCl2 में 2 क्लोराइड है, ये बात क्लियर है। और अगर यही फर्ज करें फेरिक क्लोराइड है, 1 मोल फेरिक क्लोराइड है, तो फेरिक आयन भी इतने ही होंगे, लेकिन क्लोराइड आयन इसका 3 टाइम्स होंगे, 3 इंटू दिस। बस आज के लिहाज से ये 2 टॉपिक हमने देखे, एक मोल और एक एवोगैड्रो नंबर। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक बोर्ड का पेज नंबर 4 निकालिएगा, उसमें एक पूरा चार्ट बना हुआ है जिसमें पार्टिकल्स की तादाद के लिहाज से सोडियम, वाटर, कॉमन सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड अलग अलग समझाया है। और उसके बाद एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, ये एग्जाम्पल्स बल्कि अगले पेज पर हैं, 4-5 एग्जाम्पल सॉल्व करने को दी हुई हैं, सॉल्व हैं, सॉरी 5 एग्जाम्पल, और एक सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर आप पेज नंबर 19 पे देखें तो
कुछ एमसीक्यूज भी इससे रिलेटेड हैं, ये आप देखिएगा 1, 2 ये इसी से रिलेटेड है, 7 बीसी से रिलेटेड लग रहा है, 9th बीसी से रिलेटेड लग रहा है। ये एमसीक्यूज टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 पर है, ये देखिएगा। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 20 पे, उसमें क्वेश्चन 1 इसी का लग रहा है, क्वेश्चन 6 भी इसी का ही है। 6 में एक और चीज भी है, एक आध जगह वॉल्यूम मालूम करना है, तो हम अगले लेक्चर में एक टॉपिक करेंगे मोलर वॉल्यूम का। इनके जो मैंने आपको बताए, ये एक बार दोबारा बता देता हूँ। मोल और एवोगैड्रोस नंबर का हमने टॉपिक किया, इसमें बुक में पेज नंबर 4 पर एक चार्ट दिया हुआ है, उसको देखिएगा, और उसी पेज पर 5 एग्जाम्पल सॉल्व है, ये देखिएगा। कुछ एमसीक्यूज हैं, पहला दूसरा, पेज नंबर 19 ये इसी से रिलेटेड है, पहला दूसरा छठा 7th 9th 8th ये इसी से रिलेटेड है, ये आप देखिएगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पेज नंबर 20 पर है, क्वेश्चन 1 और 6 ये कीजिएगा। एक आध इसमें से अगर नहीं होगा तो वो उसकी वजह ये है कि एक टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें मोलर वॉल्यूम करेंगे, मोलर वॉल्यूम। तो हमारे चैप्टर 1 में 5 टॉपिक हमने पढ़े, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ करना, एक्सपोनेंशियल रोटेशन, और 2 आज की मोल और एवोगैड्रोस नंबर। एक टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मोलर वॉल्यूम का, एक करेंगे, और उसके साथ इन तीनों को मिला के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, मोल, एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम, कुछ एक आदमी उस न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे। इस तरह हमारे 6 टॉपिक मुकम्मल हो जाएंगे। जब 6 टॉपिक मुकम्मल हो जाएं, यानी एक क्लास, एक लेक्चर और के बाद, फिर आप टेस्ट का सिलसिला शुरू कीजिएगा। पहला टेस्ट दीजिएगा जो इन 6 टॉपिक से रिलेटेड होगा, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, एक्सपोनेंशियल रोटेशन, मोल, एवोगैड्रो नंबर, और आखिरी टॉपिक हम एक मोलर वॉल्यूम और करेंगे। फिर 6 टॉपिक का टेस्ट दीजिएगा, और फिर 3 बड़े टॉपिक रह जाएंगे इस चैप्टर के। उसमें एक है स्टिचोमेट्री, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट, और एक परसेंट ऑफ यील्ड मालूम करने। फिर वो 3 टॉपिक कराकर उसके बाद फिर एक चैप्टर 1 का कंप्लीट टेस्ट दीजिएगा। अभी फिलहाल हम ये 5 टॉपिक हमने हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का 6ठा टॉपिक मोलर वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस आपसे कहे हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।